अब अपने को एक नया टॉपिक चालू करना है, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, प्रेजेंटमेंट की मैं जहां तक बात करूं, तो कल परसों में मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी सर? कि है ना, कि सर देखो, जब अपन टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे थे, व्हेन वी वर कंप्लीटिंग द टाइप्स वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, अपन ने उसमें एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। क्या पढ़ा था? कि सर एक तो था डिमांड इंस्ट्रूमेंट और एक था टाइम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। यहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड इंस्ट्रूमेंट है चेक। चेक को जाके और डिमांड करता है या नहीं करना पड़ता है, या नहीं करना पड़ता है बैंक में? हाँ सर, चेक को तो जाके बैंक में डिमांड करना पड़ता है। ठीक है। तो सर चेक है, तो चेक इज पेएबल ऑन डिमांड, नंबर वन। ठीक है सर। डिमांड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेएबल एट साइट। ठीक है। यानी कि वहां पर जाना पड़ेगा। और पेएबल एट ऑन प्रेजेंटमेंट। पेएबल ऑन प्रेजेंटमेंट, कि सर वहां प्रेजेंट करना पड़ेगा और फिर डिमांड करना पड़ेगा, और जिस जगह पे है वहां पर जाके उस साइट पे ही आपको पेमेंट मिलेगा। कोई हर जगह कोई रास्ते में आपको वो आदमी मिल गया तो वो आपको पेमेंट कर देगा, यानी एट साइट, वहां पर जहां पर वो प्रॉपर प्लेस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स वगैरह ही जाके आपको वहां पर पेमेंट मिलेगा। तो सर यहां पर अपन ने एक वर्ड पढ़ा है, प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंट करना। सर कि पेमेंट कर दो, या फिर प्रेजेंट करना कि एक्सेप्ट कर लो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने आपके ऊपर ड्रॉ किया है, काइंडली एक्सेप्टेड। तो सर फंडा क्या है? देखो ध्यान से अब समझो मेन बात, कि सर प्रेजेंटमेंट दो तरीके का होता है। नोट करते जाना साथ के, क्योंकि इतने फ्लो से आपको कोई कहीं पर एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं जो मैं आपको समझा रहा हूं। कि सर प्रेजेंटमेंट दो तरीके से होता है। कौन से दो तरीके से होता है? दो तरीके का होता है। पहला तो प्रेजेंटमेंट होता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटमेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। और दूसरा होता है प्रेजेंटमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। ठीक है भाई। प्रेजेंटमेंट वर्ड का एक बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया ना? हाँ सर, कि सर सामने प्रेजेंट करना सामने वाली पार्टी के, हाँ, पर्पस जो भी है उस चीज के लिए प्रेजेंट करना। तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। सर मुझे इतनी सी बात बताओ, आपको भी ध्यान है कि सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। मिस्टर एक्स इज द ड्रॉर, मिस्टर वाई इज द ड्रॉई। कि सर मिस्टर जेड को या मेरे को पेमेंट करना है आपको इतनी इतनी तारीख को। तो ये मिस्टर वाई जब इसे एक्सेप्ट करेंगे तो ही तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। हाँ सर, आपने जो मेरे पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, साइन करता हूँ, तो ही तो बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा होगा। तो सर यहां पर एक्स जो है वो वाई के सामने बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों प्रेजेंट कर रहा है? फॉर एक्सेप्टेंस पर्पस और नॉट? ये पहला आइटम समझ में आया, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, कि मैं आपके सामने बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ये पहला फंडा समझ में आया, लेफ्ट साइड वाला? यस सर। तो सर प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस किसके लिए होगा? प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस किसके लिए होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए होगा या नहीं होगा? बताइए। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए होगा। ठीक है, आ जाइए। दूसरा है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। ठीक है। तो सर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट जो है, कि सर कई बार हमको डिमांड करना पड़ता है ना, डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि सर एक्स ने वाई के ऊपर, एक्स ने वाई को, एक्स ने आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर एक चेक काट के मिस्टर वाई को दिया। एक्स ने चेक काट के मिस्टर वाई को दिया। वाई को जाके आईसीआईसीआई बैंक में वो चेक डिमांड करना पड़ता है ना। डिमांड करने के लिए उस चेक को प्रेजेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर ये डिमांड किसके लिए की जा रही है?
सर ये डिमांड पेमेंट के लिए, ये प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक किसके लिए किया जा रहा है? सर पेमेंट के लिए किया जा रहा है। तो सेकंड हिस्सा आ जाता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। क्या ये बात समझ में आई? प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। तो प्रेजेंटमेंट वर्ड का फंडा, दो कैटेगरी समझ में आई सर, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। बोलो यस सर। करण, मैं, काबरा, मीत, दक्ष, नमित, ठीक है? इजी है ना? अभी तक इजी लग रहा है? देखो किताब में इतना इजी नहीं दिया हुआ है, ये इजी बना के आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट दो तरीके से है। इधर बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, इधर चेक आ गया। सर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट सर सबका हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का भी हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट का भी हो सकता है, और चेक का भी हो सकता है। सर मान लीजिए मिस्टर जेड का टाइम आ गया है पेमेंट रिसीव करने का, तो सर वो यहां पर जाके और प्रेजेंट करेगा या नहीं उस बिल ऑफ एक्सचेंज को कि लाओ मेरे को पेमेंट दो? इफ दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल ऑन डिमांड, तो फिर यहां जाके प्रेजेंट करके डिमांड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस सर, प्रेजेंट करके डिमांड करना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रेजेंटमेंट एक्सेप्टेंस के लिए भी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के, और प्रेजेंटमेंट पेमेंट के लिए भी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक के लिए। यस सर, इतना फंडा हमको समझ में आ गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ टर्म्स आपके मॉड्यूल में यूज कर ली गई हैं विदाउट उनका मीनिंग समझाए हुए। तो सर ऑब्वियस सी बात है, जब उनका मीनिंग ही नहीं समझाया तो फिर वो टर्म्स यूज कैसे करें? प्रॉब्लम कहाँ आई है पता है? कि सर आईसीएआई का सीए इंटर का जो पोर्शन था उसको सीए फाउंडेशन में डालते हुए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के पोर्शन की बात कर रहा हूँ, सीए इंटर का जो पोर्शन था उसको सीए फाउंडेशन में डालते हुए कट शॉर्ट कर दिया गया है। जितना डिटेल में यहां पर था उतना डिटेल में तुम्हारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट नहीं है। पर सर कुछ टर्म्स ऐसे यूज यूज ले लिए हैं, उनका मतलब भी कट शॉर्ट कर गए, समझाया ही नहीं पर यूज कर ली। तो अब मेरा फर्ज है कि मैं आपको समझाऊं कि सर उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। देखो यदि प्रेजेंटमेंट जो है वो, अपन बिल ऑफ एक्सचेंज के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यदि प्रेजेंटमेंट जो किया गया है उस बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये तीन टर्म समझना बेटा। एट साइट, दूसरा आफ्टर डेट, और तीसरा आफ्टर साइट। तो इनका क्या मतलब है पहले समझो, क्योंकि हमको ये इसलिए समझना है क्योंकि आपके मॉड्यूल में ये टर्म यूज ले ली गई है बिना इसका मतलब समझाए हुए। तो पहले समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमको तीनों चीजें समझनी पड़ेगी कि सर यदि बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रेजेंटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट की बात है। प्रेजेंटमेंट भी दो तरीके का होता है ना, फॉर एक्सेप्टेंस एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। तो सर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट की बात कर रहा हूं किसके कंटेक्स्ट में? बिल ऑफ एक्सचेंज की। देखो प्लेन वनीला लैंग्वेज में समझाऊंगा, तुम नोट करना चाहो तो साथ में नोट करते जाना, क्योंकि ये काम मतलब समझने में काम आएगा। कि सर कोई ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि पेएबल एट साइट है, विच इज पेएबल एट साइट या फिर ऑन और ऑन प्रेजेंटेशन, दोनों का एक ही मतलब है, पेएबल एट साइट और ऑन प्रेजेंटेशन। तो सर नाम से आंसर ढूंढो, नाम से आंसर ढूंढो, कैसा ये कैसा बिल ऑफ एक्सचेंज है विच इज पेएबल ऑन, विच इज पेएबल एट साइट और ऑन प्रेजेंटेशन। कि सर जो बिल है ना उस पे कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है, कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है कि कब पेमेंट करेंगे, इसका कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है। सिंपली एक्स ने वाई को ऑर्डर दिया, वाई ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, यहां पर एक्सेप्टेंस लिखा कि हाँ मैं आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूँ, साइन करता हूँ। पेमेंट के डेट के बारे में कोई बात ही नहीं करी गई है कि कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो सर इसका आंसर ये है, मान लीजिए मिस्टर जेड को यह बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया था, तो जब भी मिस्टर जेड
मिस्टर वाई के सामने जो एक्सेप्टर है उनके सामने ये बिल प्रेजेंट करेंगे, जैसे ही उनकी साइट में लाएंगे या ये जेड वाई के सामने प्रेजेंट करेंगे, उस समय मिस्टर वाई को इस बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट यहां पर करना पड़ेगा मिस्टर जेड को। फंडा समझ में आ गया? प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर पेमेंट पेबल एट साइट। एट साइट का मतलब समझ में आ गया, जैसे ही साइट में आएगा वैसे ही पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे ही साइट में आएगा वैसे ही पेमेंट करना पड़ेगा। दक्ष समझ में आया या नहीं आया? दक्ष, नमित, मुकुंद, यस सर। ठीक है। इसमें जनरली एक फंडा चलता है, देखो उसको पक्के से पकड़ के मत लेना, शायद इस बारे में मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे कि सर यहां पर है ना, प्रेजेंट करने वाली डेट के अलावा ऐसा नहीं कि सर पे चढ़ के नाच लो, जैसे ही जेड ने वाई के सामने वो बिल रखा, देखो तुम्हारा एक्सेप्टेड बिल है, लाओ पेमेंट करो। सर वो प्रेजेंट करने वाली डेट थी, मान लो 1/1/2024, मान लो, ठीक है। सर उससे 3 दिन एडिशनल दिए जाते हैं, उसके अलावा 3 दिन एडिशनल दिए जाते हैं। मतलब इमीडिएट का मतलब ये है कि सर प्रेजेंट करने वाली डेट के अलावा 3 दिन एडिशनल दिए जाते हैं, जिससे कि वो पेमेंट अरेंज करके पे कर सके। यानी कि 4/1/2024 मान लूं मैं इस तरीके से, क्योंकि ये डेट के अलावा 3 दिन और दिए जाएंगे। कैन आई टेक दिस? कैन आई टेक दिस? कहीं ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने आज से पहले कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज और इनको जब पे किए जाते हैं तो सर 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है? कहीं ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने कोई दूसरे सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी में या फिर कहीं पर? मुकुंद? हाँ सर, हम लोग को 12th में था ये। अच्छा, ग्रेस पीरियड तो वहां से लाया हूं मैं, या तुम्हारे मॉड्यूल में कहीं ज्यादा इसका रेफरेंस नहीं है, ठीक है जी। चलिए, तो सर एट साइट का मतलब, सर बिल में कोई टाइम ही नहीं लिखा है कब पे किया जाएगा, तो यानी कि जब मैं प्रेजेंट करूंगा, जब उसकी साइट में ले आऊंगा, तो सर उसी समय पेमेंट करना होगा। उसी समय का मतलब जनरली क्या होता है, सर जो प्रेजेंट किया गया है, साइट में लाया गया, उसके अलावा 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, तब वहां पर पेमेंट करना के लिए बाउंड हो जाएगा। बस समझने के लिए है, ये ज्यादा काम नहीं आएंगे आगे, ठीक है। अब आते हैं अपन प्रेजेंटमेंट आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। देखो, आफ्टर डेट समझा रहा हूं मैं आपको, प्रेजेंटमेंट आफ्टर डेट नोट करते हुए चलना रहिए। आफ्टर डेट, सर एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, वाई ने उसको एक्सेप्ट किया और वो बिल जेड को दे दिया गया, ठीक है सर। जेड इज द होल्डर, ही इज द ड्रॉर, ही इज द एक्सेप्टर और ड्रॉई, एंड ही इज द होल्डर। सर अब क्या है, उस बिल पे एक डेट लिखी हुई थी। क्या डेट लिखी हुई थी? कि सर 1/1/2024 से आज की डेट, मतलब 1/1/2024 को वो बिल ड्रॉ हुआ, बनाया गया, ध्यान से समझना, 1/1/2024 को वो बिल ड्रॉ हुआ, ठीक है सर। सर वाई एक्स ने ड्रॉ किया ये बिल, वाई के सामने ये बिल एक्सेप्टेंस के लिए कब आया? वाई के सामने ये बिल एक्सेप्टेंस के लिए आया 15/1/2024 को। ध्यान रखना, वाई के सामने कब आया सर एक्सेप्टेंस के लिए, मतलब बना तो बिल पे डेट क्या डाल दी थी? 1/1/2024, ठीक है। 15/1/2024 को वाई के पास में एक्सेप्ट करने के लिए आया, और इस बिल में लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी कि सर इस बिल की डेट से 2 महीने, 2 मंथ्स आफ्टर द डेट, बिल पे डेट क्या डली हुई थी? 1/1/2024। 2 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज या आफ्टर द डेट ऑफ दिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वाई को ऑर्डर देता हूं कि वो पे करेगा मिस्टर जेड को। तो सर अब ये बनाने की डेट से काउंट होंगे 2 महीने, या फिर एक्सेप्ट करने की डेट से काउंट होंगे 2 महीने? सर यदि ये शब्द यूज ले रखे हैं ना, 2 मंथ्स आफ्टर द डेट, तो कौन सी डेट रेफर हो रही है सर? बनाने वाली डेट काम आएगी, एक्सेप्ट करने वाली डेट काम नहीं आएगी। क्या ये सेकंड फंडा समझ में आया? नहीं, यानी 1/1/2024 से 2 महीने, यानी कि 3/1/2024 प्लस 3 days ऑफ ग्रेस,
3 days ऑफ ग्रेस, यानी कि 4/1/2024। क्या ये पूरा फंडा समझ में आ गया? आफ्टर डेट, यानी कि उसमें यदि ये शब्दावली काम ले रखी है आफ्टर डेट, तो कौन सी डेट को रेफर करना है सर? इस डेट का रेफरेंस लेना है जो कि यहां पर पड़ी हुई है, जिस डेट को ये ड्रॉ किया गया है। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया? सर एट साइट कब पेएबल होगा? एट साइट कब पेएबल होगा सर? जैसे ही जाके उसको प्रेजेंट कर दिया, जिसको भी पेमेंट करना है उसके सामने, सर उसी समय पेमेंट, उसी समय का मतलब 3 दिन का ग्रेस, उस डेट के अलावा 3 दिन का ग्रेस पीरियड। बस समझना, आफ्टर डेट प्रेजेंट किया है पेमेंट के लिए, तो सर आफ्टर डेट, यदि शब्द आफ्टर डेट मिल रहा है तो कौन सी डेट काम लेनी है सर? जिस डेट को वो ड्रॉ किया गया है, जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट है, वो काम लेनी है, तो वहां से कैलकुलेशन होगा। तीसरा पॉइंट सर, यदि आफ्टर साइट लिखा हुआ है, लैंग्वेज में आफ्टर साइट लिखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, सेम डेट्स काम में लेते हैं। एक्स ने वाई के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, वाई ने जेड को, वाई ने उसे एक्सेप्ट किया और साइन किया और जेड को दे दिया। एक्स ने कब बनाया था सर? 1/1/2024 को बनाया था। ठीक है सर, वाई के पास में एक्सेप्ट करने के लिए साइट में कब आया सर? 15/1/2024 को आया। सेम डेट्स रख रहा हूं मैं। वाई ने एक्सेप्ट कब किया? 15/1/2024। बिल में लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी? 2 months आफ्टर साइट, आफ्टर डेट नहीं लिखा हुआ है, 2 months आफ्टर साइट वाई जो है जेड को पे करेंगे, और जेड ने एक्सेप्ट किया 15 तारीख को। तो सर जेड की साइट में कब आया? जेड ने कब एक्सेप्ट किया? 15/1/2024 को। तो उन 2 महीने की कैलकुलेशन कहां से चालू होएगी सर? साइट करके एक्सेप्ट जब किया ना, वो वाली डेट से 2 महीने कैलकुलेशन होगी, यानी वो कौन सी हो गई? 15/3/2024 प्लस ये वाले डेट के अलावा 3 दिन और, यानी कि 18/3/2024 वो पेमेंट की डेट आ जाएगी। क्या ये पढ़ा है? क्या क्या ये समझ में आया? आफ्टर एट साइट, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट का के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया सब जन को? एट साइट का मतलब इमीडिएट, इमीडिएट मतलब सर पे चढ़ के मत नाचना। आफ्टर डेट यानी कि बिल में जो डेट डली हुई है वो काम आएगी, जिस डेट को एक्सेप्ट हुई है वहां से कैलकुलेशंस नहीं होंगी, जो डेट यहाँ डली हुई है उधर से होगी। और आफ्टर साइट सर, बिल में तो डेट डली हुई है लेकिन लैंग्वेज क्या यूज ली हुई है कि 2 months आफ्टर साइट। तो यानी कि मतलब क्या कम्युनिकेट हो रहा है कि जिस डेट को एक्सेप्ट किया वहां से 2 months या जो भी पीरियड बिल में लिखा हुआ है वो वहां से कैलकुलेट होगा जब एक्सेप्टेंस हुआ है। क्या ये तीनों पॉइंट आफ्टर साइट का मतलब मेनली समझ में आया या नहीं आया? आफ्टर साइट का मतलब हमारे को ये काम आएगा, मेजरली ये काम आएगा, इसलिए मेरे को इतना समझाना पड़ा। ये समझाया वही नहीं है तुम्हारे मॉड्यूल में। ठीक है, कुछ गलती होगी तो मैं भी कल इसको इम्प्रूव करूंगा, जो मैं समझ पाया हूं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है सर, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, ये सब समझ में। चलिए आगे चलते हैं अपन, कि सर ये तो हो गया। अब देखो मॉड्यूल में चलते हैं। देखो कुछ बातें दी गई हैं, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड रूल्स दिए गए हैं, सेक्शन 61, 62, 63, ये जो भी हैं, 61 है शायद ये। और ये है प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट। ठीक है, या ऑन साइट, आफ्टर साइट, ये सब टर्म्स अभी काम आ जाएंगे आपके। ठीक है, यहां पर किस प्रेजेंटमेंट किस चीज के लिए? कि सर फॉर एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस किसके केस में होता है? कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में होता है। क्या प्रॉमिसरी नोट के केस में एक्सेप्टेंस होता है? क्या प्रॉमिस नहीं सर, वहां पर प्रॉमिसरी नोट में हम प्रेजेंटमेंट क्यों करते हैं? फॉर पेमेंट ही करते हैं या नहीं करते हैं? मुझे ये बताओ कि सर एक्स ने यदि वाई को एक प्रॉमिसरी नोट बना के दिया है और ये वापस प्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसके लिए प्रेजेंट करेगा सर? पेमेंट के लिए करेगा या नहीं करेगा? यस सर। या फिर वाई ने इसको जेड को एंडोर्स कर दिया है, तो जेड किसको प्रेजेंट करेगा सर? जेड एक्स को प्रेजेंट करेगा। किस लिए करेगा? पेमेंट के लिए करेगा। तो सर बिल ऑफ एक्सचेंज में तो प्रेजेंटमेंट जो है वो सर एक्सेप्टेंस के लिए भी हो सकता है और फॉर पेमेंट के लिए भी हो सकता है। लेकिन सर प्रॉमिसरी नोट में प्रेजेंटमेंट किसके लिए होता है सर? पेमेंट के लिए होता है।
बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है जी। चलिए सर, ये समरी की तरफ ले आऊं मैं, जो आपके मॉड्यूल के अंत में समरी दी गई है ना, उस तरफ ले आऊं मैं आपको। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इन प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोटिस। सबसे पहले अपन रूल्स रिगार्डिंग टू प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। एक्स वाई को दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि तेरे को मिस्टर जेड को पेमेंट करना है, एक्सेप्ट कर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूं। तो सर उससे रिलेटेड क्या है? सर ये ओनली फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज है, कारण आपको समझा दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज पेएबल आफ्टर साइट, देखो वर्ड यूज आ गया आफ्टर साइट। बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज पेएबल आफ्टर साइट। सर थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है ये, मैं आपको इजी बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार में ही समझ लेना, एक बार में ही बुद्धि में घुसा लेना, क्योंकि एक बार कंफ्यूज हो गए तो फिर भगवान ही मालिक है। आइए देखते हैं क्या। सर बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज पेएबल आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का क्या मतलब बताया था मैंने आपको तीसरे में कि सर एक्स ने वाई पे ड्रॉ किया, वाई ने देखा 15 तारीख को, तो 15 तारीख से वो 2 महीने कैलकुलेट होंगे, है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज पेएबल आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड इन बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे। क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टेंस। सर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ऑर्डर दे रहे हैं कि तू ये पैसा, इतना पैसा मिस्टर जेड को देगा। ठीक है सर। तो सर प्रेजेंट क्यों कर रहे हैं वाई के सामने? फॉर एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, फॉर एक्सेप्टेंस कर रहे हैं मिस्टर वाई के सामने। ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं कि तू एक्सेप्ट कर। तो सर इसे, ये कैसा बिल ऑफ एक्सचेंज है? सर विच इज पेएबल आफ्टर साइट। ठीक है, यानी जिस डेट को तू साइन करेगा मिस्टर वाई, उससे वहां पर गणित की कैलकुलेशन होगी, 1 महीना 2 महीना जो भी वहां पर टाइम लिखा हुआ है। सर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ गया या नहीं आ गया? बोलो यस। तो सर क्या बोलता है, जब ये मिस्टर वाई को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए विद इन अ रीजनेबल टाइम इन बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे। जब भी बनाया है, बनाने के रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर यहां पर एक्सेप्टेंस के लिए भेजना है। क्या 3 बातें बोली गई हैं? विद इन अ, इट मस्ट प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस विद इन अ रीजनेबल टाइम, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या बोली गई है? इन बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे, इन बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे। तो वो ढंग से प्रेजेंट किया गया माना जाएगा फॉर एक्सेप्टेंस। मानो बनाया 1/1/2024 को है और 4 साल बाद प्रेजेंट कर रहे हो एक्सेप्टेंस के लिए, 1/1/2028 को प्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या ये रीजनेबल टाइम के अंदर प्रेजेंट किया गया एक्सेप्टेंस के लिए? नहीं यार, रीजनेबल टाइम की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है, नंबर वन। नंबर टू, सर रीजनेबल टाइम वुड वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, हर सिचुएशन में उसका रीजनेबल टाइम का अलग मतलब एज पर द सिचुएशन निकाला जाएगा। ठीक है सर। मान लो 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट कर लिया कि तू एक्सेप्ट कर ले इसको, तो सर वो जब प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो वो इसके वाई के जो भी बिजनेस आवर्स हैं ऑन अ बिजनेस डे, नॉट ऑन अ हॉलीडे, नॉट ऑन अ हॉलीडे, बट बिजनेस डे पे ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स, सर 9 से 5 का टाइम है तो उसके बीच में ही प्रेजेंट करना है कि आप एक्सेप्ट कर लो। रात को 2 बजे जाके दरवाजा खटखटा रहे हो मिस्टर वाई का, जाओ एक्सेप्ट कर लो भाई आओ, तो क्या आप रीजनेबल बिजनेस आवर्स या बिजनेस डे पे पहुंचो? नहीं। बात समझ में आ गई कि सर हमें ये बिल ऑफ एक्सचेंज जब इससे एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, सर वो रीजनेबल टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स में, ड्यूरिंग बिजनेस डे में प्रेजेंट किया होना चाहिए। सर कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं? सर विच इज पेएबल आफ्टर साइट। क्या ये याद हो गया तुम लोगों को? जितना इजीली मैंने समझा दिया आपको, याद हो गया? याद हो गया? याद हो गया? मैं काबरा, यस सर। क्या हुआ आज? मैं काबरा, काबरा की आवाज नहीं निकल रही है, मम्मी ने लगता है खाना नहीं दिया है। नहीं निकल रही है सर। निकल रही है। मम्मी ने कह दिया मैं काबरा पढ़ाई नहीं करती है तो खाना भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। सर अब ऐसा तो नहीं है, आगे समझो, ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के सामने रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट कर दिया, बिजनेस आवर्स में प्रेजेंट कर दिया, तो बिजनेस डे में भी प्रेजेंट कर दिया, तीनों बातें पूरी कर दी, तो क्या मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के सर पे नाचने लग जाएंगे क्या?
हाथों हाथ एक्सेप्ट कर, हाथों हाथ एक्सेप्ट कर इसको। नहीं, ऐसे नहीं नाच सकते हैं। मिस्टर वाई को ये लाइबिलिटी लेनी है या नहीं लेनी है, एक्सेप्ट करना है कि सर मैं एक्सेप्ट करता हूं इस लाइबिलिटी को। सर इसके लिए उनको 48 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके लिए मिस्टर वाई को ये सोचने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए जिस भी दिन उनके सामने प्रेजेंट हुआ है उस दिन से 48 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 दिन मत लिख देना। कैसे लिखोगे? 48 घंटे का समय दिया जाएगा। आओ देखते हैं क्या है नोट। 48 आवर्स एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज। अच्छा, इन 2 दिनों में 48 घंटों में यदि कोई इंडिपेंडेंस डे आ जा रहा है, यदि कोई वो आ जा रहा है आपका 26 जनवरी, 15 अगस्त, दीपावली वगैरह ये सब आ जा रहे हैं, तो उसके अलावा होने चाहिए ये 48 घंटे। ठीक है, इनको 48 घंटे मिलने चाहिए। एकदम से सर पे मत नाचना। जब हम पेमेंट के लिए एकदम से इनके सर पे नहीं नाचते हैं, 3 दिन का ग्रेस पीरियड दे देते हैं जनरली जनरली, तो हम इनके लिए भी एक्सेप्टेंस के लिए एकदम सर पे थोड़ी ना नाचेंगे। इनको भी हम कितना टाइम पीरियड देंगे रे? इनको भी हम 48 घंटों का। ये 2 दिन मत याद रखना, कैसे लिखोगे? 48 घंटों का पीरियड मिलेगा इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये डिसाइड करने को। 48 घंटे एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज आर गिवन टू द ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस। क्या ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया? बोलो यस सर, यस, यस सर एंड मैम, नमित, दक्ष, मुकुंद, मीत। आ गया रे? आ गया ना? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट। डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि सर यदि वो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर नहीं, 3-4 साल बाद प्रेजेंट किया गया, या फिर रीजनेबल बिजनेस आवर्स में नहीं प्रेजेंट किया गया, या फिर बिजनेस डे में नहीं प्रेजेंट किया गया, ठीक है, या फिर इनको 48 घंटे का टाइम पीरियड नहीं दिया गया, कोई भी तरीके का डिफॉल्ट हो रहा है प्रेजेंटमेंट के अंदर, ठीक है, इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट नो पार्टी इज लायबल देयर टू। पेमेंट के लिए वो कोई लायबल नहीं होगा। यदि आपने गलत तरीके से प्रेजेंट किया है, कोई पार्टी लायबल नहीं होगी, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? इफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डायरेक्टेड टू ड्रॉई एट अ पर्टिकुलर प्लेस, सर इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस। ठीक है, यानी कि एक्सेप्टेंस के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज इज, क्या लिखा हुआ था, सॉरी लैंग्वेज, एक मिनट। इफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डायरेक्टेड टू ड्रॉई एट अ पर्टिकुलर प्लेस, मान लीजिए मुंबई में एक्सेप्ट करने के लिए लिखा है, ठीक है, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस। सर ये वहीं पर मुंबई में ही प्रेजेंट होनी चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए। बात समझ में आ गई कि सर आपको इसे मैं ऑर्डर कर रहा हूं, आप मुंबई में एक्सेप्ट करिएगा इसको। सर यदि मुंबई में, तो एक्सेप्ट करने के लिए कहाँ प्रेजेंट करनी पड़ेगी? प्रेजेंट भी मुंबई में ही करनी पड़ेगी। यदि नहीं करी गई है तो फिर सर, तो फिर ड्रॉई अपनी लाइबिलिटी से फारग हो जाएगा। लाइबिलिटी तो खैर अभी तक ली नहीं है उसने, साइन तो एक्सेप्ट तो किया ही नहीं। हम तो ये बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी बातें क्या है कि सर यदि एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसको एक्सेप्ट करना गया था तो उस प्लेस पे प्रेजेंट करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस के लिए। यदि प्रॉपर बिजनेस डे, बिजनेस आवर्स, रीजनेबल टाइम पे नहीं किया गया है तो फिर कोई पार्टी लायबल ही नहीं होगी उसके लिए। वो ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज काम का ही नहीं है। आगे इन दोनों केसेस में क्या लिखा है? इफ द ड्रॉई इज नॉट फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च, द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड। कहने का मतलब ये है, ड्रॉर ने ड्रॉई के ऊपर ऑर्डर मारा, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ऑर्डर कर रहा है एक्सेप्ट कर इसको। सर ये प्रॉपर बिजनेस आवर्स में, सुनना, ये बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डे में, ये उस जगह पे मिल ही नहीं रहा है, तो सर कोई मतलब ही नहीं है इस बिल ऑफ एक्सचेंज का। ये जब एक्सेप्ट ही नहीं होगा तो फिर इसका कोई मतलब भी नहीं होगा। ठीक है, वापस देख लो। इफ द ड्रॉई इज नॉट फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च, सर उसको ढूंढा भी उस जगह पे पर वो नहीं मिला, कहीं चला गया होगा, ढूंढने पे मिल ही नहीं रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड। वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो इन्होंने इस पे बनाया है वो
एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो डिसऑनर हो गया, काम खत्म हो गया उसका, वो कोई मतलब वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज रही नहीं। क्या ये सेक्शन, ये प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज पेएबल आफ्टर साइट के नियम समझ में आ गए आपको? बहुत इजी बना दिया ना? यस सर। सर ये कहाँ दिया हुआ है? ये मैंने आपको समरी से पढ़ाया है पीछे से, इसकी डिटेल्स कहाँ दी हुई है? आ जाओ डिटेल वाले पोर्शन पे चलते हैं। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस सेक्शन 61, क्या अपन इसको पढ़ना चालू करें? क्या अपन इसको पढ़ना चालू करें? ये इसी का सेक्शन 61 का ही चार्ट दे रखा है पीछे तुम्हारे मॉड्यूल में, सेक्शन 61 का ही चार्ट दे रखा है। आ जाओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ भाई। A bill of exchange payable after sight must, if no time or place is specified therein for presentment, be presented to the drawee thereof for acceptance, if he can, after reasonable search, be found by a person entitled to demand acceptance within a reasonable time after it is drawn, and in business hours on a business day. देख लो, अब बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, एक्स वाई पे ड्रॉ करके बोल रहे हैं एक्सेप्ट कर, पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज पेएबल आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का मतलब समझा दिया, जब वो देखेगा तब से वो टाइम पीरियड कैलकुलेशन चालू होगा। इट मस्ट, देखो, यदि कोई टाइम या प्लेस स्पेसिफाई नहीं हो रखे हैं, स्पेसिफाइड देयरइन फॉर प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंट करने के लिए कोई टाइम या कोई प्लेस स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, तो फिर सर इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई मिस्टर वाई देयर ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस इफ ही कैन आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड, उसको ढूंढा जा चुका है या रीजनेबल सर्च से उसको पाया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, तो उसके सामने प्रेजेंट करना है फॉर एक्सेप्टेंस। कौन कर सकता है प्रेजेंट फॉर एक्सेप्टेंस? बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड एक्सेप्टेंस। सर एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया है, हु इज एंटाइटल्ड टू डिमांड एक्सेप्टेंस? एक्स खुद। X is entitled to demand acceptance, yes sir, या फिर X का एजेंट is entitled to demand acceptance from Y, yes sir। तो सर ये या ये, इसको Y के सामने यदि कोई टाइम या प्लेस मेंशन नहीं कर रखे हैं और वो बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल एट साइट है, ठीक है, तो फिर वो इसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि ये रीजनेबल सर्च से मिल जाता है तो वो इसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एक्सेप्टेंस। आगे क्या लिखा हुआ है? बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड एक्सेप्टेंस, कब प्रेजेंट करना है? विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रॉन, बनाने के रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर, इन एंड इन बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे। सर ये पहला पैराग्राफ ही तो यहाँ पर चिपकाया हुआ है समरी में कि सर मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम इन बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे, और उसको 48 घंटे मिलेंगे उसे एक्सेप्ट करने को। क्या ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। सेकंड पैराग्राफ पढ़ गई। In default of such presentment, no party thereto is liable thereon to the person making such default. If the drawee cannot, after reasonable search, be found, the bill is dishonored. हमने बहुत रीजनेबली सर्च किया उस आदमी को जिसके ऊपर बिल फाड़ा था अपन ने कि एक्सेप्ट कर, वो नहीं मिल पाया, बिल खत्म हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। यदि डिफॉल्ट हो रहा है, बिजनेस आवर्स में नहीं प्रेजेंट हो पा रहा है, बिजनेस डे में नहीं हो पा रहा है, रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर नहीं हो पा रहा है, तो फिर अब उस बिल का वैसे भी कोई मतलब नहीं रहा, तो नो पार्टी देयर टू इज लायबल देयर ऑन टू द पर्सन मेकिंग सच डिफॉल्ट, ठीक है। कोई पार्टी कहीं भी लायबल नहीं होगी, ठीक है। इफ द ड्रॉई कैनॉट बी फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च, वैसे भी बिल तो डिसऑनर हुआ है क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है। क्या यहां तक समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे। If the bill is directed to the drawee at a particular place, it must be presented at that place. And if at the due date for presentment he cannot, after reasonable search, be found there, the bill is dishonored. सर मैंने बोला मुंबई में ही प्रेजेंट करना है तो वो मुंबई में ही प्रेजेंट करना है एक्सेप्टेंस के लिए, और यदि वो वहां पर रीजनेबल सर्च के बाद नहीं मिलता है, अगेन वही हश्र होगा, बिल डिसऑनर्ड, काम खत्म। पक्का? यस, ठीक है। यही चीज वहां पर वापस दी हुई है, देख लो तुम कि सर
Direct to a dry at a particular place must be presented at that place. If drawing not found after reasonable search, bill of exchange is dishonored. बात खत्म. लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? अब पढ़ भाई. Where authorized by agreement or usage, a presentment through the post office by means of a registered letter is sufficient. सर कई बार क्या होता है, जब बिल हमें आपके सामने पेश करना है प्रेजेंटमेंट के लिए, यदि कस्टम या यूजेज ये बोलता है कि आप उसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट में प्रूफ क्रिएट हो जाता है ना, इतनी तारीख को यहाँ से वहां भेजा है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, या तो यूजेज या कस्टम अलाउ करते हैं, या फिर आप लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट, एक्स और वाई ने आपस में ऐसा किया हुआ है कि आप पोस्ट से भी भेज देना, मेरे लिए वो सफिशिएंट रहेगा। तो यदि ऐसा भी है तो फिर सर ये सफिशिएंट रह जाएगा, आप उसे पोस्ट के थ्रू भेज दें, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजना, अनरजिस्टर्ड लेटर बॉक्स में डाला हुआ काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर यूजेज ऑफ कस्टम या एग्रीमेंट से ये पोस्टेज बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भी चल जाएगा। सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो ताकि आगे का समझाऊं।